भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के हर प्रांत में चुनाव हार रही है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मोदी जी की सरकार फेलियर। मोदी जी को अब एक दिन भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहती है। सारी परिवार का इतिहास नहीं जानते। नमस्कार, मैं विद्यासागर उपाध्याय उत्तर प्रदेश टाइम्स से। हवा का रुख बदला है, बयारों बयारों भी रंग लाई है और इस बदलते हुए मौसम में विश्व ब्रह्मांड के बहुत बड़े या प्रबल लोकतांत्रिक स्थिति को देखते हुए जनपद के गाजीपुर लोकसभा प्रत्याशी, समाजवादी के प्रत्याशी हमारे साथ आज अफजल अंसारी जी मौजूद हैं। आइए कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। रिसेंटली आप एक सदमे से गुजरे हैं। चुनावी जंग को फतह करने की आपकी क्या तैयारी है? नहीं, इस हादसे के बाद 28 मार्च से और आज 20 अप्रैल हो गया। इस दौरान मैं घर से कहीं चुनावी प्रचार के लिए नहीं निकला। इरादा है कल से क्षेत्र में जनता के बीच में जाऊंगा। इस बार आपके साथ बसपा सुभाषपा नहीं है, इससे आपके चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? ये सब आप लोग आकलन कीजिए। हम जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और कैंडिडेट जरूर राजनीतिक दल और उसका सिंबल लेकर के जनता के बीच में आते हैं। फैसला जनता करती है, किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं, ये आप आकलन करिए। मैं इतना जानता हूँ, गाजीपुर का गरीब अफजल अंसारी के साथ है। आप मजे हुए और बड़े ही सधे हुए वोटर्स के हितकारी और हक की बात करते रहे हैं हमेशा, तो ये आंकड़ा तो पहले से ही आपके पास होगा ही। आंकड़ा क्या है? पिछले 40 सालों से सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पे भली भांति जो अपना रोल है वो अदा करता रहता हूँ। आंकड़ा के गुणा भाग आप लोग जब से लगाने लगे, उसके बाद अब किसी को और आंकड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं है। 5 साल में अंतिम वर्ष जो परीक्षा होती है उसका परिणाम कापी जांचने के बाद जनता की तरफ से रिजल्ट घोषित किया जाता है। बाकी 4 साल के समय में कार्यकाल में मीडिया के बंधु सरकार और सरकार के क्रियाकलापों पर जितना नंबर देते, लेकिन अंतिम वर्ष उसकी कापी, फाइनल एग्जाम की कापी जनता जांचती है। सवाल उठना चाहिए जनता के सरोकार का, सवाल उठना चाहिए सरकार की नाकामी का, लेकिन सवाल किया जाता है जनता से जुड़े हुए लोगों से ही, कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं। परीक्षार्थी परीक्षा देकर आता है और मूल्यांकन करती है मीडिया। पहली बार ऐसा देखने और सुनने को मिल रहा है सांसद जी से। लेकिन इस क्रम में यह बात जरूर बताना चाहेंगे सांसद जी कि आज परीक्षार्थी जब परीक्षा देकर आता है, पेपर देकर आता है, तो अपने लोगों के बीच बैठ करके उन कॉपी के हर एक प्रश्नों का, हर एक उत्तर का जवाब सवाल खुद से करता है। आंकड़े दूसरे तो बाद में करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अब उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि अब परीक्षा ही कहाँ हो पा रही। अब तो परीक्षा में ही, परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार परीक्षा देने वालों के साथ एक खोखला मजाक कर रही है। हम उस चुनाव की परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीवन के असली पथ पर बेरोजगारों की जो परीक्षाएं लगातार हो रही हैं और उस परीक्षा में लगातार
सरकार जिसकी जिम्मेदारी है एक निष्पक्ष और सकुशल परीक्षा संपन्न करा ले, लेकिन चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो सरकार जो व्यवस्था एक परीक्षा भी नहीं ढंग से करा सकती, वो देश और प्रदेश कैसे चलाएगी? परीक्षाओं में बहुत गड़बड़ियां हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, ऐसा कहना सांसद जी का है। बट इस क्रम में हम बात कर रहे हैं चुनावी मुद्दों पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन पर आपको 51.2% वोट मिला था, जिसमें आप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज सिन्हा जी को 1,19,392 मतों से हराया था। जबकि इस बार आपके साथ सपा और सुभाषपा आपके साथ गठबंधन में नहीं है, तो आप कैसे मान रहे हैं कि इस बार चुनाव आप जीत रहे हैं? जहां तक मनोज सिन्हा का सवाल है, मनोज सिन्हा आज चुनाव की फील्ड में मैदान में कैंडिडेट के रूप में है नहीं। बाकी जो बुरा भाग है वो आप लगा लीजिए। हमारे यहाँ गांव में बहुत मसल जो है मशहूर है। एक बाबू साहब, उनका हजामत बनाने के लिए गांव का नाऊ आया। उन्होंने कहा मेरे सर का बाल काट दीजिए। जब नाऊ बाल काटने लगा तो उत्सुकतावश बाबू साहब ने पूछा कि ये नाऊ, हमारे सर में कितना बाल है? तो नाऊ ने कहा बाबू साहब अब तक अगमे आवता। तो इतनी व्याकुलता क्या है? अब तो जनता के मैदान में, जनता के बीच में सब लोग हैं। गाजीपुर में तो आप घूमेंगे अंदाजा हो जाएगा आपको। वोट का प्रतिशत 51% याद है ना? दूसरे प्रत्याशी का नाम भी याद है, लेकिन उसका प्रतिशत याद नहीं होगा। कितना? 40.2%। दोनों बताइए। मनोज सिन्हा 40% थे और अफजाल अंसारी का आपने बताया। अब इस बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मैदान में है। अब देखिए इस बार का प्रतिशत, अब जनता को फैसला दे देने दीजिए, फिर तो सारे ग्राफ आपके सामने आ जाएंगे, आप उसको गणना कर लीजिएगा। नहीं, ये तो आप लोगों का कहना है, आप लोग मंच पे आके बताते हैं और वो जो है मीडिया आप तक लेके पहुंचाती है। ये अलग बात है कि आप जो है मैंने वह जामा पहना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप एक तेज तर्राक सांसद के रूप में गिने जाते हैं, बट अच्छी बात है। हम लोग कभी नहीं साहस कर सकेंगे कि अभी सूची भी न प्रकाशित हो कौन चुनाव लड़ेगा और हम 80 की 80 सीट जीत जाएंगे, हम 400 सीटें जीत जाएंगे। इससे आम जनता में इसका मजाक उड़ रहा है। बुरा हाल है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के हर प्रांत में चुनाव हार रही है। हारने से मतलब यह है कि 2019 में जो उसका परफॉर्मेंस था, जो उसको सीटें मिली थी, उसके मुकाबले एक भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां एक सीट बढ़ा ले। हर प्रांत में बुरी तरह से पिछली सीटें जो उनकी थी वो घट रही है। जो लोग उनका रथ हाँकते थे, आज वही उनके रथ के चक्के को धरती में धंसा दिया। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा महाराष्ट्र 48 सीटें, 48 में 42 सीटें थी उस समय उस कतार में। और आज महाराष्ट्र में जो दुर्दशा हो रही है, वो 12-14 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिहार एक राज्य है हमारे बगल में, यहाँ 40 लोकसभा की सीटें हैं और 40 लोकसभा की सीटों में 39 लोकसभा की सीटें बीजेपी और एनडीए के पास थी। आज स्थिति ये है कि 12-14 सीटों में पूरा एनडीए बिहार में सिमट रहा। अब शायद बहुत बड़ा कैंडिडेट लेके आए हैं कंगना रनावत को, शायद एक सीट उनको मिल जाए।
हवा आप लोग बनाए रही है 400 सीट की, जमीन तो सरक गई। झारखंड की हालत देख लीजिए जाकर के, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार फेलियोर। देश का कर्जा 4 गुना हो गया, जहां 50 लाख करोड़ से कम था, आज 200 लाख करोड़ से अधिक है। विश्व गुरु बनने की बात कही जा रही, कहा गया कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे। दुर्भाग्य यह है कि हम विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी से भी नीचे चले गए। 5 सेर अनाज पर जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? बिल्कुल। 50 किलो की 5 किलो अनाज पर जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? तो पूरे भारत के सभी राज्यों का आकलन और गणना आपने पहले से ही कर रखी है, और इतनी सटीक गणना निश्चित रूप से, तो आप इसमें 400 सीटों का दावा करने वाले लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? कितनी सीट तक मिनिमम या मैक्सिमम ले जाए? 150 160 के तक जाते जाते पूरी एनडीए सिमट जाएगी। एकदम अंडर करंट है। बेरोजगार नौजवानों की, ये जो करोड़ों नौजवानों की फौज है, यह मोदी जी को अब एक दिन भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहती है। इतना अन्याय, इतना जनता के साथ धोखा, झूठ, क्या कभी कोई इतिहास हमारे देश का नहीं, दुनिया के किसी इतिहास में नहीं मिलेगा। आप जैसे महापुरुष लोग, कहां से ज्ञान प्राप्त होता है मोदी जी को? आए थे कबीरदास की स्थली पर और भाषण क्या दे गए, और आप उस पर भी ताली बजाते हैं और उसके बाद कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी और विश्व गुरु हैं, जो कहते हैं कि गुरु नानक और अवैधनाथ और कबीरदास एक साथ बैठ के चटाई पे समाज और धर्म चलाने के लिए मशवरा किया करते थे। सदियों का फर्क है जिन महापुरुषों के इस धरती पे होने का और हमारे देश का, पर हमको तो शर्म आती है। एक चीज है, इस कड़ी में अभी अभी एक और स्टेटमेंट आया था आपके प्रतिद्वंदी भाजपा से पारसनाथ राय जी खड़े खड़े हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था नंद वंश के नाश को लेकर और चाणक्य को लेकर, जबकि इसके पैरेलल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया, मतलब कि द्वापर युग के नंद बाबा की तुलना उन्होंने नंद वंश से कर दी। तो इस तरह के जो इम्पैरेलल, अनपैरेलल जो एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, इसके संदर्भ में आप क्या कहें? देखिए, ये विद्वान लोग हैं। अब एक प्रोफेसर के लिए उसके शान में कोई गुस्ताखी मैं नहीं करना चाहता और उनकी विद्वता को सलाम करता हूँ। नाश के सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ लिया उन्होंने, विध्वंस और नाश, ये डिस्ट्रक्टिव सोच है। निर्माण और विकास सोच ये होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। सोच पॉजिटिव होना चाहिए। नाश शब्द विध्वंसात्मक और नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इस कड़ी में एक सवाल आपसे कि आपके यहाँ अखिलेश यादव जी आए हुए थे, उनके आने से सपा के नए और पुराने सभी कार्यकर्ता आपसे जुड़ गए। अन्य दल के लोग जो आपके साथ थे, कहीं न कहीं आज वो वर्तमान परिस्थिति में आपसे दूरी बना रहे हैं, तो इस तरह आप उनको कैसे संतुष्ट करें? आप जो कहिए, मैंने कहा कि ये अंदर की बात है, करीब हमारे साथ है। अब आप जाइएगा जब उनकी बस्तियों में, तो आपको आभास हो जाएगा, या गणना जब हो जाएगी तब हमसे मिल लीजिएगा, हम लोग बात करेंगे। गणना के बाद बातचीत करें। इस मुद्दे पर आपके छोटे भाई मुख्तार अंसारी जी को शासन प्रशासन में 191 गैंग के माफिया के रूप में चिन्हित किया गया था, और इसमें बहुत सारी कार्यवाही हुई थी। अंसारी परिवार के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए थे। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को भी सरकार ने जब्त कर दिया। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी के परिवार व रिश्तेदारों पर FIR भी दर्ज कर लिए गए थे और इनाम भी घोषित किया गया था। ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण स्तर से लेकर और जनपद के स्तर पर जो जनप्रतिनिधि थे, वो जनप्रतिनिधि उस समय आपके बहुत करीबी हुआ करते थे, और इस घटना से आपको क्या लगता है, प्रभावित हुए हैं लोग?
मैं पूरा सवाल आपका इतना लंबा हो गया कि समझ नहीं पाया, लेकिन मैं इतना समझ पाया कि आप आ, मुख्तार अंसारी तो अब दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए। जब तक वो रहे उनके नाम को आपने मीडिया के लोगों ने, खास तौर से गोदी मीडिया के लोगों ने हर जगह जोड़ जोड़ करके। नहीं नहीं सर, एक मिनट, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। मेरा ये कहने का मतलब है कि उनके रहने पर जो छवि थी, जो लोग आपके साथ थे, ग्रामीण स्तर पर, जनपद स्तर पर जो जनप्रतिनिधि आपके साथ जुड़े हुए थे, क्या उनके न रहने के बाद उनके साथ आपकी क्या माने तारतम्यता होगी और वो आपके साथ कैसे रहेंगे? मैं आपको बताऊं, यह सवाल। मैं आपको बताऊं कि ये जो अंसारी परिवार है, इसकी एक निचली कड़ी में मुख्तार अंसारी है। हम अपने पिता के 3 पुत्र, जिनमें सबसे बड़े हैं सिबगतुल्ला अंसारी साहब, दूसरे नंबर पर हम हैं, तीसरे नंबर पर मुख्तार अंसारी हैं, बीच में हमारी बहनें भी हैं, 3 बहनें। मुख्तार अंसारी हमसे 10 साल छोटे थे, लेकिन आप लोगों के निशाने पर, फोकस पर, कैमरे पर, जुबान पर वो 1 नंबर पर थे। आप जोड़ेंगे कि मुख्तार अंसारी नहीं रहे, उनसे जुड़े हुए लोग कहाँ जाएंगे। हमें अफसोस होता है कि आप अंसारियों का, अंसारी परिवार का इतिहास नहीं जानते। हमारे पूर्वजों में अगर आप डॉक्टर मुख्तार अंसारी का नाम लेते तो मैं समझता कि आप मेरे इतिहास का भी अध्ययन करके आए। जब देश गुलाम था और देश को स्वतंत्र कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में तमाम सत्याग्रह आंदोलन चल रहे थे, तब महात्मा गांधी के 10 विश्वास पात्र लोगों में से एक थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। वो 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए। उन दिनों ऐसी परिस्थितियां थी कि कांग्रेस के पास दिल्ली में अपना केंद्रीय कार्यालय नहीं था। डॉक्टर अंसारी ने अपनी कोठी दारुल सलाम, जो दरियागंज में कोठी नंबर 1 थी, उस कोठी को कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के लिए दे दिया था। हमारे परिवार में फरीदुल हक अंसारी साहब थे, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे। हमारे परिवार में डॉक्टर शौकतुल्ला अंसारी साहब थे, जो लोकसभा के भी एमपी रहे, राज्यसभा के भी एमपी रहे और गवर्नर भी रहे उड़ीसा प्रांत के। पंडित नेहरू के खास दोस्तों में से थे। हमारे परिवार में मौजूदा हालत में जनाब हामिद अंसारी साहब, जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इस अंसारी परिवार में अहमद अंसारी साहब थे, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए। हमारे परिवार में आसिफ अंसारी साहब थे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। हमारे परिवार में ब्रिगेडियर उस्मान साहब थे। जब देश का विभाजन हुआ तब मोहम्मद अली जिन्ना ने, कायदे आजम, उन्होंने निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया ब्रिगेडियर उस्मान को कि आप पाकिस्तान सेना में आ जाओ तो हम तुम्हें पहला जनरल बना देंगे सेना का। उन्होंने ठोकर मार दी और कश्मीर में लड़ी गई पाकिस्तान के विरुद्ध पहली जंग का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी जनरल करियप्पा साहब ने, जो पहली सेना भेजी थी, वो उन्हीं के नेतृत्व में भेजी गई। ब्रिगेडियर उस्मान साहब उस लड़ाई का नेतृत्व किए, झांगर घाटी को फिर से जीते, नौशेरा घाटी पर पाकिस्तान को पराजित किए और इस लड़ाई में 3 जुलाई सन 1948 को अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दिए। मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला। हमारे परिवार में अब्दुल अजीज अंसारी साहब थे, जो हामिद अंसारी साहब के पिता थे, जो बाल्कान वार में डॉक्टर अंसारी के साथ तुर्की जो मिशन गया था, मेडिकल मिशन,
उसमें गए थे। हमारे परिवार में ब्रिगेडियर उस्मान साहब के पिता थे उमर फारूक साहब, जो बनारस में जब सिर्फ एक कोतवाली हुआ करती थी, तब वो बनारस में 11 साल तक मलदहिया कोतवाली के कोतवाल रहे। हमारे परिवार में तमाम ऐसी विभूतियां रही हैं जो देश की आजादी की लड़ाई में, देश की सीमाओं की रक्षा में अपने बलिदान दिया है, अपनी कुर्बानियां दी है, देश के निर्माण में सहयोग दिया है। हम लोग तो उसकी अंतिम कड़ियों में छोटा मोटा जो कुछ हो सकता है, समाज की सेवा से लेकर के देश के निर्माण और विकास में योगदान कर रहे हैं। लेकिन इस परिवार को जिस तरह से मीडिया के लोगों का सहारा लेके सांप्रदायिक ताकतों ने, पूंजीवादी शक्तियों ने और सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने बदनाम करने के लिए मुख्तार के नाम को फोकस करके उनके साथ माफिया शब्द जोड़ करके जिस तरह से उन्हें सताया, 18.5 साल तक तो वो इंसान लगातार जेल में रहा। ये रहे बसपा सांसद अफजाल अंसारी। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अफजाल अंसारी से आज हमारी बातचीत हुई। इस क्रम में उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत से 150 सीटों पर ही सिमट के रह जाएगी और गाजीपुर में इनका पत्ता नहीं खुलेगा। तो आज की बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश टाइम्स से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।